नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कृत्रिम गर्भाधान वाला टॉपिक चल रहा था अपना, और कृत्रिम गर्भाधान के अंदर आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखना। अगर ये वीडियो से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो सेकंड वाला आपको समझ में आएगा। हम बात करेंगे आज कृत्रिम गर्भाधान का अगले वाले पोर्शन की। तो एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है मेरी। हम देखो भाई, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन सारथी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। मैं लिंक डाल के बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, हर जगह आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इस पर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी, ताकि तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर तैयारी और प्रैक्टिस की धार देनी चाहो तो आप क्या करो, हमारे राजस्थान पशु परिचर MCQ नाम से एक टेलीग्राम चैनल बन रखा है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल बन रखा है। ये टेलीग्राम रे ऊपर पहले तो देखो हमारी फोटो लगोड़ी है। उसके बाद ये राजस्थान पशु परिचर MCQ है। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है, डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आप अपने आप को साबित कर सकते हो भाई कि मैं किताब पानी में हाँ और किताब बारे हाँ। उसके बाद अगर आप में पढ़ने का है दम तो हम दे रहे हैं टेस्ट फ्री, एकदम फ्री, ठीक है ना। तो देखो भाई 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं। ये 10 मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? तो ऑनलाइन सारथी ऐप पर मिलेंगे। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन सारथी ऐप, और वहां से ये ऐप डाउनलोड करना है। और उसके अंदर 10 मॉडल पेपर फ्री डाल रखे हैं, 3 ऑलरेडी डाल रखे हैं, बाकी का हर संडे को आपको पेपर मिलता है। अगर मैं पढ़ूं जो था कि पसंद आवे, कंटेंट बढ़िया लग रही हो है, तो इस ऐप के ऊपर आपको 5 स्टार की रेटिंग भी देनी है। और थे कोई मन मोटिवेट करनी चाहो, कोई विशेष बात बतानी चाहो तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये टॉपिक अपना जो चल रहा था इसके अंदर हमने कंप्लीट पढ़ लिया था प्रजनन के बारे में। प्रजनन कैसे होता है, क्या होता है। तो इससे पिछले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था प्रजनन, प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जीवों में प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है, प्राकृतिक प्रजनन कई होए, कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाधान कैसे किया जाता है। ये मैं पूरा डायग्राम बता के आपको समझा दिया था। कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया थ्योरी भी हमने लिखी थी कंप्लीट। कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया विधि के चरण हमने लिख लिए थे। लास्ट मादा में वीर्य का प्रवेश कराना, ये कृत्रिम गर्भाधान का लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। तो भाई अब इसके बाद आज पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। चलो भाई, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। ऑनलाइन वालों भी साथ साथ में नोट्स बना लियो आप, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां देखो तो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां हैं, ये इन विधि के अंदर, कृत्रिम गर्भाधान की विधि के अंदर मैं बात करूं आपके कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखो भाई, कृत्रिम गर्भाधान की पहले तो विधियां हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है ना। चारों विधि आपके सामने है। अब चारों विधि कौन कौन सी होती है, जैसे गुद्दा योनि विधि। ये जो गुद्दा और योनि विधि होती है, ये गाय और भैंस जो बड़े जानवर होते हैं उसमें काम ली जाती है। गुद्दा योनि विधि है वो किस में काम ली जाती है? गाय और भैंस में काम ली जाती है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। वेजाइनल स्पेकुलम जो विधि है वो भेड़ और बकरी में काम ली जाती है, ठीक है ना। और जो स्पेकुलम नहीं लगे, केवल वेजाइनल विधि का प्रयोग हो तो वो घोड़ी में काम ली जाती है। किस में काम ली जाती है? घोड़ी में। और ये ली जाती है आपके सूर्या के अंदर। तो भाई यहाँ जो जानवर होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ी सुअर, सब में अलग अलग प्रकार की विधि होती है। तो कोई भी विधि का पूछ ले, सीधा दे दिया वेजाइनल विधि का प्रयोग कौन से पशु में किया जाता है? भाई घोड़ी में किया जाता है। किस में किया जाता है? घोड़ी में किया जाता है। तो कोई उच्च नस्ल का जो घोड़ा होता है उसके वीर्य का संग्रहण करके फिर उसको भी वही नाइट्रोजन तरल पदार्थ के अंदर रखा जाता है, फिर उसको हिमकृत किया जाता है और फिर इस प्रकार से प्रजनन किया जाता है। प्रजनन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। तो अलग अलग गाय और भैंस के अंदर जैसे अपन बात कर ला, जी आप बात करा गाय और भैंस, सवाल आ गया। तो गाय और भैंस के अंदर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? गुद्दा योनि विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये एक तो ये डायग्राम छाप लो, ज्यों का ज्यों डायग्राम छाप लियो कि भाई गुद्दा योनि विधि का प्रयोग, भेड़ बकरी में कौन सी विधि का प्रयोग, घोड़ी में कौन सी विधि का प्रयोग, और
सूर्य के अंदर है वो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, डायग्राम से एकदम इजी वे समझ में आ जाता है, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात कर रहे हैं अपन कि वीर्य को एकत्रित करने की विधि कौन कौन सी है। पहली बात तो वीर्य वीर्य निकलेगा किसका, नर नर पशु का होता है। वीर्य किसका होता है, नर पशु का। वीर्य निकालने के लिए नर पशु, और नर पशु होने चाहिए अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का नर पशु होना चाहिए। अब जितने भी जो पशु होते हैं सबका वीर्य अलग अलग निकलता है। अलग अलग निकलने का मतलब ml के अंदर होता है वीर्य, इतने होता है, 1 2 बूंद 3 बूंद 10 बूंद 20 बूंद 100 बूंद, तो उसको ml के अंदर मापा जाता है कि जैसा आएगा सीधा घोड़ा का वीर्य कितना ml के अंदर आता है एक बार में, भैंस का, गाय का। तो एक सांड की अपेक्षा जो भैंस होता है उसका कम होता है। भैंस का मतलब नर भैंस, जैसे अपन कहते हैं ना जोटा, क्या कहते हैं, झोटा पाडा। तो बैल की अपेक्षा पाडा का जो वीर्य होगा वो कम होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो देखियो, यानी कि सीमन जो कलेक्शन मेथड है वो देखो 3 प्रकार का है। सबसे पहले आप मसाज विधि के द्वारा, दांत निकालने की जरूरत को नहीं है, जो चीज है तो है, इसमें क्या है, यहाँ पूछ रहा मसाज विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, मसाज विधि के द्वारा, ठीक है ना। हम देखो मसाज विधि का मतलब जननांग को सहलाकर सीमन वीर्य को एकत्रित करना, ठीक है। आसमूह सरल विधि है, यह सबसे सरल विधि है। तो पहली विधि आ गई मसाज विधि। कौन सी विधि, मसाज विधि, ठीक है। पढ़ लियो बेटा, शादी हो जाए, नई शादी हो तो सब एक्सपीरियंस हो जाए। विद्युत झटके द्वारा, कौन से झटके द्वारा, विद्युत झटके द्वारा 10 से 15 वोल्ट के गुद्दे में झटके देते हैं। 10 से 15 वोल्ट का क्या दिया जाता है, गुद्दे के अंदर झटका दिया जाता है, और झटके देने से पशु का क्या होता है, वीर्य बाहर आ जाता है। और जैसे ही पशु का वीर्य बाहर आएगा तो उसको क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो पहली विधि आएगी आपके सामने मसाज करके। मसाज करके अगर आप वीर्य बाहर निकालते तो अच्छा बात है, नहीं तो विद्युत झटके के द्वारा, विद्युत झटका से भी वीर्य को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अगला है कृत्रिम योनि द्वारा। कृत्रिम योनि के द्वारा मतलब आप समझियो, हाँ आर्टिफिशियल को जमारो है, फान लोगन सब बेरो है। तो देखो भाई, कृत्रिम योनि द्वारा, कृत्रिम योनि का द्वारा मतलब होता है कि एक कृत्रिम योनि बनाएंगे और फिर एक डमी क्या करेंगे, डमी पशु लाएंगे, डमी पशु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डमी पशु। जैसे बैल का वीर्य एकत्रित करना है तो डमी गाय बनाएंगे, ठीक है ना। तो पशु यानी कि गाय का डमी बनाएंगे, गाय पशु का क्या बनाएंगे भाई, डमी, ठीक है ना। और डमी का प्रयोग करते हुए कृत्रिम वेजाइना का तापमान होता है, जो ये बनी गई जो योनि है इसके अंदर का जो तापमान होता है वो 45 से 42 डिग्री, 45 से 42, 35 से 42 डिग्री तक का कितना होता है भाई, 35 से 42 डिग्री तक का होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल छपते हैं, ठीक है ना। और डमी पशु का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, वीर्य को एकत्रित करने के लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 मसाज विधि, नंबर 2 विद्युत झटका विधि, और नंबर 3 कृत्रिम योनि विधि। इन तीनों विधि से आप वीर्य को एकत्रित कर सकते हो, ठीक है ना। इन तीनों विधि से आप वीर्य को एकत्रित कर सकते हो, ठीक है। हेलो भाई, मादा पशुओं की प्रजनन संबंधी जानकारी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लियो था कि एग्जाम में एक सवाल छप गो, 251 सवाल बिल्कुल छपने वाला है। यहाँ से एक सवाल छपने वाला है 100%, यहाँ से एक सवाल छपने वाला है। छपेगा कैसे, कि यहाँ दे रखा है पशु, यहाँ दे रखा है कृत्रिम योनि का तापमान क्या होना चाहिए, कृत्रिम योनि की लंबाई क्या होती है, और उस पशु का वीर्य कितना निकलता है। ले भाई, एक ही टेबल के अंदर कंप्लीट। ऑनलाइन वाले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और जब भी कभी फ्री रहते हो तो ऐसी चीज़ें देख लिया करो। ये इंस्टाग्राम पे छमक चलो देख दो ना, इससे बेटर है ये देख लो। अब देखो, सांड भैंसा, सांड भैंसा के लिए कृत्रिम योनि का जो तापमान है वो होना चाहिए 39 से 41 डिग्री का। कृत्रिम योनि की लंबाई होगी आपके 35 से
40 सेंटीमीटर की। कितनी होगी भाई? 35 से 40 सेंटीमीटर उस कृत्रिम योनि की लंबाई होनी चाहिए। और एक सांड होता है, उसका वीर्य आता है 6 ml, और आगे मैंने भैंसा लिखा तो भैंसा का वीर्य आता है 3 ml। कितना आता है? 3 ml। तो सांड का जाएगा 6 ml, भैंसा का जाएगा 3 ml। अगर कुत्ता का वीर्य चाहिए आपको तो कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए 40 से 42 डिग्री। कृत्रिम योनि की लंबाई होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। और एक वीर्य है वो आएगा आपके एक बार में 10 ml का। कितना आएगा? 10 ml का। ठीक है ना? तो देखो भाई, यहाँ बात करा जैसे कुत्ता के बाद घोड़ा। घोड़ा के लिए जो कृत्रिम योनि है उसका तापमान होना चाहिए 45 से 50 तक का। कृत्रिम योनि की जो लंबाई है वो होनी चाहिए कम से कम 54 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 54 सेंटीमीटर कृत्रिम योनि की लंबाई होनी चाहिए। और उसके अंदर जो वीर्य आएगा वो आएगा आपके 80 ml। कितना आएगा? 80 ml। ml अपन जो तेल का पाउच है ना, खोपरे के तेल का पाउच 80 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml। जी हाँ। बकरा का बात करें तो 45 डिग्री से कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए 50 तक। लंबाई होनी चाहिए कृत्रिम योनि की कम से कम 20 सेंटीमीटर। और इसमें जो वीर्य आएगा वो आएगा 1.25 ml का आएगा। कितना आएगा? 1.25 ml का। सूअर की बात कर लिया आप 45 से 50 डिग्री। कृत्रिम योनि की लंबाई करा आप तो 15.5 से, और वीर्य आएगा सबसे ज़्यादा 250 ml। तो देखो जो सबसे छोटा दिखे वीर्य सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना? तो भाई यहाँ याद कर लियो सूअर। सूअर में सबसे ज़्यादा आएगा सूअर में, और सबसे कम आएगा भैंसा में। सबसे ज़्यादा सूअर में आ गया 250 ml का, सबसे कम आ गया भैंस में 3 ml का। ठीक है ना? भैंस के अपेक्षा बैल का डबल होता है 6 ml, याद कर लेना। कुत्ता का आता है 10 ml, घोड़ा का आता है 80 ml, और बकरा का आता है लगभग 1.5 ml। आई बात समझ में? तो बकरे का होता है 1.525 ml। ठीक है ना? चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यों का जो छाप लेना ना, ज्यों का जो छाप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात के बाद, इसके बाद में अपन बात करा, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो शॉर्ट नोट्स बना रही है, मैं थन लोग बातें जो वो हस्तलिखित नोट्स बना रही हूँ, उसके अंदर मैं एक चार्ट डालूंगा। उस चार्ट को अपने रूम में जहाँ स्टडी करो, जहाँ टेबल होती हैं, उस टेबल के ऊपर रख देना। जहाँ पढ़ रहे हो उसके ऊपर वहां पर लगा देना। मैं गारंटी लेता हूं कि पशुपालन के अंदर 10 से 15 नंबर उस चार्ट से नहीं आए तो वो चार्ट में बढ़ूंगा ऐसा ही 10 से 15 सवाल उस चार्ट के अंदर से आ जाएंगे आपके। सबको, सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ठीक है ना? ओके, सबको दिया जाएगा। तो वो जो चार्ट बनाएंगे वो क्या करना है, आपको सामने टेबल के ऊपर या छपका देना। उस चार्ट में ऐसे सारे डायग्राम मिलेंगे आपको, तो केवल आपको रीड आउट करना है। ठीक है ना? हम बात करें मादा पशुओं की जो प्रजनन संबंधी जानकारियां हैं, वो कौन कौन सी जानकारियां हैं मादा पशुओं की बात करें तो देखो भाई, एक पशु यौनारंभ कद रहे, या हाँ एक पशु रे में जवानी कद चढ़े, तो यहाँ बात करा। वो जवानी चढ़ने बाद में वो उसकी मृत्यु कब होती है वो भी बात करा ला। प्रथम बार वो प्रजनन करनारी उम्र कहीं हुए भी नहीं। ठीक है ना? नाबालिग तो कौन हुए, मध्य चक्र की अवधि कहीं हुए, जे उसका गर्भकाल होता है तो कितने महीने का होता है, ये सारी की सारी इसमें बात करा। तो देखो भाई, अपन पहले में बात करा, एक गाय होती है, एक गाय की जवानी चढ़े 24 महीना में। कितने महीना में? 24 महीना में। यानी कि एक गाय है वो जवान हो जाती है, यौना आरंभ हो जाती है, यानी कि किशोर अवस्था पर जा क्या ना भी किशोर अवस्था की बात करा। तो एक गाय होती है 24 महीने के अंदर यौना आरंभ हो जाता है उसका। प्रथम बार वो प्रजनन की आयु होती है 36 से 40 माह। 36 से 40 माह। हम देखो 36 से 40 माह, ठीक है ना? 36 से 40 माह, ये दिन यहां पर याद नहीं करने, ये दिन मध्य चक्र और मध्य चक्र के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना? देखो भाई 36 से 40 माह क्या हो जाएगा? 36 से 40 माह। हम देखो 36 माह का मतलब क्या होता है, प्रथम बार प्रजनन, यानी कि बार तिरी 36। एक था के घर में कोई भैंस है, कोई जैसे भैंस का भी यही होगा 36 से 42। जिस था के घर में कोई जोटी है, पाडी है, तो बात 3 साल बाद में वह
प्रजनन रे लायक हो जाए करे, ठीक है ना। तो कदे भी थे ध्यान रखो पशु परिचर बनो। कई बार पशु परिचर ने, पशु मालिक ने भी ध्यान नहीं चाहे, पशु मालिक चाहे कि हमारी जो पाडी है जोटी है वह जल्द से जल्द गर्भवती हो जावे, क्योंकि आय प्राप्त करनी है उसकी उम्र ज्ञात करो पहला। जो थाने बुलाया कि भाई आओ माँ के जो जोटी है उसके सुई लगानी है, कृत्रिम गर्भाधान करना है, तो थे जाती पहला कहीं करो, जोटी ने देखो था के लगे जोटी छोटी है, तो क्या करो पहले उसके दांत गिनो, दांत गिनने के बाद देखो इसकी उम्र क्या हुई, उम्र से पता चल जाएगा आपको। तो था के लगे कि बात जोटी 3 साल की होगी, तो फिर आप सुई लगाना है, नहीं कहते हैं 2 साल में चेपियो, ध्यान रख दो, ठीक है ना। तो प्रथम बार प्रजनन की उम्र होती है गाय की वो 36 से 40 माह, यानी 3 साल, लगभग 3 साल 3.5 साल लग जाते हैं। जे आप एक भैंस की बात करा तो भैंस और गाय के अंदर बराबर आती है। बकरी की जवानी 1 साल में चढ़ जावे, 12 महीने से बकरी जवान हो जाती है, और प्रथम प्रजनन करने वाली होती है वो 15 से 19 माह के अंदर बकरी हैं वो प्रजनन कर लेती हैं। भेड़ जवान हुए आपके 10 महीने में, और प्रथम बार प्रजनन करे 12 से 18 माह के अंदर कभी भी कर सकती हैं। ऊंट होता है या फिर ऊंटनी होती हैं, उसकी जवानी चढ़ती हुई आपके सेम गाय और भैंस की तरह, तो 36 से 42 महीने के अंदर वो जवान हो जाती हैं या जवान हो जाता है, और उसके बाद उसका प्रथम प्रजनन होता है वो 40 से 48 माह, थोड़ा सा लेट होता है। घोड़ा घोड़ी की जवानी चढ़े 18 से 24 महीने में, और ये जो प्रथम बार प्रजनन करते हैं वो 30 से 36 माह के अंदर, यानी कि 2.5-3 साल के अंदर, ठीक है। सुअर होता है उसकी जवानी चढ़ती है भाई 6 से 12 महीने में, और 10 से 16 महीने के अंदर ये प्रजनन कर लेता है, और रिजल्ट भी बहुत जल्द देता है, 114 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है भाई, ठीक है ना। सूर हो बात करा, सबसे पहले पशु जवान कब हुआ, जवान होने के बाद सबसे पहले बार प्रजनन कब किया, प्रजनन करते हैं तो उसका मध्य चक्र या मध्यकाल कितने टाइम का होता है, और जब वो मध्यकाल मध्य चक्र कंप्लीट हो जाता है, उसके गर्भ में कोई न कोई बच्चा जन्मता है, यानी कि वो अगर गर्भवती हो जाती हैं या फिर वो पशु हैं वो पेट से हो जाती हैं, तो अब उसका गर्भकाल कितने दिन का होगा। 1-2 दिन तो ऊपर नीचे चढ़ता हुए, कोई बड़ी बात को नहीं हुए। कोई कहते जन्म लेनो कोई हाथ में थोड़ी, मरनो हाथ में थोड़ी है, बिल्कुल है। जब कहते हैं कि बादशाह अकबर का जन्म हुआ था, बादशाह अकबर का जन्म हुआ था वीरसा के किले में, अमरकोट, तो उस समय हुमायूं अपनी बेगम को लेकर गया था और वीरसा के किले में गया, वीरसा में बड़ा प्रसन्न हुआ, काकी था की तारीफा बहुत सुनिया, आज था के साक्षात दर्शन कर लिया, धन्य होता ने। अब वीरसा ने हुमायूं को एक अभियान पर भेजा, उस समय वीरसा की मतलब हुमायूं की जो बेगम थी वो प्रेग्नेंट थी। तब कहा कि भाभी जी ने दाटी छोड़ दो, भाभी जी ने कट ले जाओ, थे जाओ युद्ध माते, भाभी जी पेटू है, कोई रास्ते में भी समस्या हो जाए। तो हुमायूं ने कहा कि वीरसा तेरे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। अब हुमायूं जाता है युद्ध अभियान पर, और पीछे पीड़ा हो जाती है हुमायूं की बेगम को, यानी कि अकबर की माँ को। तो वीरसा बड़ा समझदार आदमी था कि ये भाई हुमायूं भारत के दिल्ली का राजा है और ये आने वाला दिल्ली का सुल्तान होगा पैदा, तो इसके लिए क्या करे, मौलवियों को बुलाया और बड़े बड़े पंडित विद्वानों को बुलाया, और कहा कि भाई समय देखो, क्योंकि हुमायूं की बेगम के गर्भ से बच्चा जन्म लेने वाला है। तो समय देखा उस समय, तो मौलवियों ने और पंडितों ने जब समय देखा तो कहा कि भाई समय बहुत बुरा चल रहा है, बड़ा खतरनाक समय चल रही है। कहते हैं कि अभी अगर इस बच्चे का जन्म हो गया तो फिर इसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, बच्चा खत्म भी हो सकता है, या फिर इसके लक्षण अच्छे नहीं होंगे, ये हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता है। अगर अभी इस साल के अंदर इसका जन्म हो गया तो हिंदुस्तान का नासीवाड़ा कर सकता है। तो वीरसन का भाई अब कैसे करे, तो कहा कि इसके जन्म को रोका जाए। तो बोला जन्म लेना मरना तो रोक नहीं सकते ना। तो वीरसा क्या करते हैं कि एक ऐसी औरत को बुलाते हैं जो बहुत पीड़ित थी, उस जमाने में काफ़ी रोग होते थे, तो एक पीड़ित होती, इतनी खील पहुँच से मुँह से हो जाती, तो उसका जो शरीर होता है वो बिल्कुल लूलुहान हो जाता, हर कोई देखता तो डर लगता, उसको घबराहट हो जाती। तो उस औरत को लाकर उस बेगम के कमरे में डाला, और बेगम ने जैसे ही उस औरत को देखा और देखते ही वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो उसके अंदर वो शक्ति नहीं रही, और होश आया सुबह।
तो कहते हैं कि सुबह हुआ फिर अकबर का जन्म। किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म। इसीलिए अकबर एक महान राजा बना है, ठीक है ना। तो देखो भाई, हम 2-3 दिन तो ऊपर नीचे रहते रहे, हो सके 280 दिन में कोई गाय है वो बच्चे को जन्म दे दे, 280 नहीं 81 दिन में दे दे, 82 दिन दे दे, 83, 84 भी ले ले, 85 भी ले ले, पर ध्यान रख लेना एक गाय का गर्भकाल होता है 280 से 85 दिन का। भैंस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, 305 से 310 दिन, 1 महीना ज़्यादा ले लेती है गाय से। बकरी का जो टाइमिंग होता है वो 150 से 155 दिन का होता है, और भेड़ का भी 147 से 148 दिन का भेड़ का होता है, ठीक है ना, गर्भकाल। और उसके बाद अपन बात करें घोड़े का होता है वो 390 से 440 दिन का होता है। 390 से 440 दिन का किन का होता है भाई? घोड़े का होता है, सॉरी ऊंट का। 390 से 340 दिन ऊंट का होता है, घोड़े का तो 340 दिन होता है। घोड़े का कितना होता है? 340 दिन का घोड़े का होता है, ठीक है ना। सूअर का होता है 114 दिन का। सूअर का कितना होता है? 114 दिन का। तभी तो सूअर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, अनलिमिटेड बच्चे होते हैं सूअर के। सूअर के थन में छिद्र 2 होते हैं, ध्यान रखना। घोड़ी के थन में छिद्र 2 होते हैं, गाय के 1 होता है, भैंस के 1 होता है, ठीक है ना। हाँ, ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लो। एग्जाम में 100% यहाँ से, मैं कहता हूँ 100 नहीं 101% यहाँ से सवाल आएगा। 101% यहाँ से क्या आएगा? सवाल आ सकता है। यौनावस्था पूछ सकता है, प्रथम बार प्रजनन का पूछ सकता है, मध्य चक्र मध्यकाल पूछ सकता है, या फिर गर्भकाल भी पूछ सकता है। ओके, अब देखो भाई, कृत्रिम गर्भाधान मध्यकाल के दौरान नर एवं मादा पशुओं के लक्षण ये थे। कृत्रिम गर्भाधान करो, कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि भाई ये मादा है जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार है, क्या ये मध्य चक्र में है या नहीं है, क्या ये मध्यकाल में है या नहीं है। तो इसके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, वो लक्षण आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब था के लक्षण ही पता नहीं हुए तो थे कैसे पता करेंगे भाई ये वास्तव में है अभी जो प्रजनन के लिए तैयार है या नहीं है। तो देखो, कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु का गर्मी में आना बहुत आवश्यक है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही है कि पशु का गर्मी में आना पशु का ऋतु में आना बहुत जरूरी है, पशु का हिट में आना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से गर्भाधान नहीं कर सकते, ऐसे तो आप जब मन चाहे उसका कर दोगे, वो बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है। उसका मध्य चक्र या मध्यकाल का होना बहुत जरूरी है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु का गर्मी में होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि पशु का किस में होना बहुत जरूरी है भाई? गर्मी के। पशु का किस में होना बहुत जरूरी है? गर्मी के अंदर। ओके, दूसरी बात, अब उनकी विशेषता क्या होगी? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पशु गर्मी में आ चुका है? वो बोल के थोड़ी कहेगा कि भैंस होती स्माइल देगी क्या, मैं गर्मी में आ गई हूं। नो, लक्षण कौन कौन से प्रकट होंगे? देखो, गर्मी में आने के लक्षण कौन कौन से हैं? देखो, सबसे बात, पशु का बार बार रंबाना। पशु का बार बार क्या करना? रंबाना, यानी कि बार बार वो आवाज करेगा। जे पशु बार बार रंबा रहा है तो एक बार उनको या तो छोड़ दो या फिर डॉक्टर को दिखा दो। छोड़ देंगे तो वो प्राकृतिक प्रजनन करके आ जाएगा, और डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार है। फिर देखो आप, योनि द्वार से लस्सेदार पतला चमकीला पदार्थ निकलता है, एकदम लस्से बने हुए, चिकना और चमकीला होता है। ऐसा कोई पदार्थ अगर योनि द्वार से निकलता है तो समझ लेना कि वो पशु गर्मी में आ रखा है, वो पशु ऋतुकाल में आ रखा है, वो पशु प्रजनन के लिए तैयार है। आई बात समझ में? तो योनि द्वार से लस्सेदार पतला चमकीला पदार्थ निकलता है, और लटकना या पूंछ पर चिपकना, वो या तो नीचे लटकता रहेगा योनि द्वार पर, या फिर आकर वो पूंछ पर चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो पशु है वो गर्मी में आ रखा है, हिट में आ रखा है, या फिर वो ऋतु चक्र में आ रखा है, ऋतुकाल में आ रखा है। दूसरा क्या, जैसे योनि के अंदर की जो सतह होती है, कैसे चेक करेंगे आप? योनि के जो अंदर की जो सतह होती है वो गुलाबी होनी चाहिए।
योनि होती हैं उसके अंदर की जो सतह हैं वो रंग परिवर्तन कर देती हैं, एकदम गुलाबी रंग की हो जाती हैं। उसमें चिपचिपा पदार्थ आएगा तो वो ऑटोमेटिकली गुलाबी रंग की दिखने लग जाएगी। तो ध्यान रख लेना दूसरा पॉइंट, योनि के अंदर की जो सतह है वो गुलाबी रंग की होती है। योनि द्वार में लस्सेदार पतला चमकीला पदार्थ निकलता है, लटकना या पूंछ पर चिपकना होना। हम थे लोगों ने शर्म आवे, थे लोगों ने शर्म क्या है कि थे 10वीं पास हो, थे गाँव उठियोड़ाओ, थाके माइंड में कोनी क्योंकि थाके साइंस बायोलॉजी कोनी, थे वेटनरी करियोड़ा कोनी हो। और जब थे वेटनरी करियोड़ा हो ताके साइंस बायोलॉजी होए तो थाके एंड चीजा में शर्म कोनी आवे। जब थे ए लोग थे ए चीजा समझो ही कोनी, थाने कहीं ध्यान पड़े। जब ये कोई वेटनरी करे, कोई एलएससी की वैकेंसी आए, अब वो पशु का डॉक्टर बनेगा और जब ये चीज उसको पता ही नहीं होगी कि एक हीट में आता है पशु या फिर एक गर्मी में आता है, तब उसके योनि के अंदर का जो रंग है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। तो पशु जाकर क्या भैंस से बात करेगा क्या डॉक्टर कि भाई तू गर्मी में क्या, तू हीट में क्या? बेटे को शर्म आ रही है, अरे शर्म त्याग कर सीखो, सीखेंगे तो काम होगा, वरना सीखेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा। देखो योनि द्वार से पहले तो लस्सेदार पतला चिपचिपा पदार्थ आएगा और वो पदार्थ या तो लटकता रहेगा या फिर पूंछ पर चिपक जाएगा। ठीक है। दूसरा लक्षण है योनि के अंदर की जो सतह है वो गुलाबी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गुलाबी। अब तीसरा, बगोष्ठ सहलाने से पूंछ ऊपर उठाना। आप शरीर पे कट्ठी हाथ फेरा करा आसपास में तो वो क्या करेगी? पूंछ को ऊपर उठाएगी। तो समझ लेना वो हिट के अंदर आ रखा है पशु। बार बार पेशाब करना। अगर कोई पशु बार बार पेशाब करता है, तो समझ लेना कि वो ऋतुकाल में आ रखा है या फिर वो गर्मी में आ रखा है। ये भी एक उसकी विशेषता होती है। थे कि गाय अगर कोई 5 लीटर दूध कढ़ावे, भैंस कोई 5 लीटर दूध कढ़ावे, 4 लीटर दूध कढ़ावे, 7 लीटर दूध कढ़ावे, वो और एक समय में दूध गिर जावे, तो समझ लेना कि वो ऋतुकाल में रखा है। हम काफी लोग हैं वो समझते नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। लगभग 6-7 लाख लोगों ने देखा, 7-8 लाख लोगों ने देख लिया। वो मेरे इंस्टा आईडी पर डाल रखा, ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम पर है। तो मैंने कहा कि भैंस के भी नज़र लगती है जो काली है, तो उसके गले में भी जूता बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? जूता बांधा जाता है। तो उसके नीचे कमेंट आ रहा है, हाँ सर हमारी भैंस का एक टाइम के अंदर सारा दूध गिर गया। आपको क्या पता सर, आप तो भैंस रखते नहीं हो। अरे भाइयों, मैं तो किसान परिवार से आया हूँ और भैंस गायों के साथ ही हम तो बड़े हुए हैं। हमें क्या बता रहे हो आप भैंस क्या होती है? ठीक है ना। पढ़ा रहे इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाने वाला के परिवार में गाय भैंसें नहीं होती है। हम समझो, कहने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। अब भाई वो नीचे कमेंट कर रहा है कि मारे तो भैंस रो एक दिन रे में दूध उतर गो। भैंस का दूध 6 लीटर होता था साहब, भैंस ने दूध निकलवाया 1.5 लीटर 2 लीटर। अरे तो भाई था कि भैंस के नजर कौन लगी? थारे भैंस रो दूध एक दिन में गिर गो तो तारी भैंस रे नजर कौन लगी? थारी भैंस गर्मी में आएगी। अब ये जानकारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। अगर भैंस का दूध एक का एक समय में गिर जाता है, गाय का एक समय में गिर जाता है, तो गाय या भैंस का ऋतु या फिर हिट में आना या फिर गर्मी में आना, ये इसका लक्षण होता है। तो देखो दूध उत्पादन अस्थायी रूप से एकदम गिर जाता है। अब थान लोगन कौन समझावे? मारे भैंस के नजर लागी, मारे गाय रे नजर लागी, दूध गिर गो। कुछ गाय भैंस के लक्षण भी होते हैं। जब पशु गर्मी में आएगा तो दूध एक का एक समय नीचे गिर जाएगा। हम कैसा? सुनो अभी और। अब कहते हैं कि साहब हाल तो बिया ने 2-3 महीने रिया, बिया ने 2-3 महीने हुए थे और गाय के नजर लागी, भैंस के नजर लागी, दूध गिर गयो। अरे बियाना रे 3 महीना रे बाद रे में ही वापस प्रजनन करने की एकदम अच्छी क्षमता होती है। 3 महीना रे बाद रे में अगर कोई गाय प्रजनन वास्ते तैयार हो जाए, कोई भैंस प्रजनन वास्ते तैयार हो जाए, तो उसकी प्रजनन क्षमता सबसे अच्छी है, उसके एक अंदर उत्तम प्रजनन क्षमता है। कौन समझावे? बेटा कमेंट करे कि थाने भैंस को नहीं था कि गाय को नहीं। समझो, अगर भैंस गर्मी में आएगी तो गाय गर्मी में आएगी तो उसका उत्पादन अस्थायी रूप से अचानक कम हो जाएगा। तो समझ लेना, काफी बार भैंस होती है वो रंबाती नहीं है, गाय होती है वो रंबाती नहीं है। अब इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो सकता है।
सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। कोई रंभाती ज़्यादा है, किसी के लस्सेदार चिपचिपा पदार्थ निकलता है, किसी की योनि के अंदर गुलाबी रंग दिखाई देता है, कोई बार बार पेशाब करना भी कारण हो सकता है, किसी का दूध अचानक गिर जाना, पशु एकदम शांत खड़ा रहना, भोला भाला रहना, बीमारी टाइप दिखाई देना, तो ये भी एक हो जाता है कि गर्मी में आना इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो ध्यान रखें, कृत्रिम गर्भाधान या मध्यकाल के दौरान नर एवं मादा पशु के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो लक्षण हमने पढ़े हैं। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पशुओं में जो प्रजनन अंग हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रजनन करी कौन? नर नर आपस में प्रजनन कर नहीं सके, मादा मादा आपस में प्रजनन कर नहीं सके, ताकि मनुष्य में बात लगे। बाकी नर नर आपस में प्रजनन कर नहीं सकते हैं, मादा मादा आपस में प्रजनन करेगी नहीं, तो नर के प्रजनन अंग और मादा के प्रजनन अंग ही आपस में मिलकर क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। तो था के ध्यान देना चाहिए, नर के प्रजनन अंग कौन कौन से, मादा के प्रजनन अंग कौन कौन से। मादा के सभी प्रजनन अंग मिलकर प्रजनन तंत्र कहलाता है, नर के सभी प्रजनन अंग मिलकर प्रजनन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजनन तंत्र। नर पशु के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो हो जाएगा वर्षण, अधिवर्षण, शुक्र वाहिनियां, मूत्राशय, शीसन। ये नर पशु के इंपोर्टेंट प्रजनन अंग हैं। नर पशु के अंदर प्रजनन अंग कौन कौन से होंगे, तो देखो, एक तो वृषण हो जाएगा, एक अधिवृषण हो जाएगा, एक शुक्र वाहिनियां। शुक्राणु के बिना प्रजनन पॉसिबल ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा होती है ना, जिसमें आप हिमकृत करते हो, वीर्य को जमा कर रखते हो, तो उस एक्स्ट्रा को लगभग 37 डिग्री के पानी के अंदर रखा जाता है, कम से कम 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए इसलिए रखा जाता है कि उसमें जो शुक्राणु है वो सक्रिय हो जाए, एक्टिव मोड में आ जाए। जो शुक्राणु एक्टिव मोड में नहीं आएंगे तो प्रजनन पॉसिबल नहीं है। शुक्राणु होता है इस प्रकार से, जैसे आगे का ऐसा मुंह होता है और पीछे से ऐसा होता है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से शुक्राणु होते हैं। लाखों शुक्राणु होते हैं, एक दो शुक्राणु नहीं होते। कितने होते हैं, लाखों शुक्राणु होते हैं। अब वो शुक्राणु जाते हैं और जाकर मादा की योनि में जाते हैं, तो वो जाकर क्या करेंगे, अंडाशय होते हैं, डिंब वाहिनियां होती हैं, वहां पर जाकर उसकी जो परत होती है, परत के चिपक जाते हैं, परत के जाकर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो वो शुक्राणु निकलेंगे कहाँ के, शुक्र वाहिनियों से निकलेंगे। इसका जो संग्रहण होता है वो वर्षण में होता है, और शीशन इसका मार्ग होता है। और शीशन का मार्ग होता है, शीशन में कौन सा मार्ग होता है, मूत्राशय का मार्ग होता है। तो ये है नर पशु के प्रजनन अंग। कौन से पशु के प्रजनन अंग हैं, नर पशु के प्रजनन अंग। सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का प्रजनन अंग नहीं है, दे दिया वर्षण, अधिवर्षण, शुक्र वाहिनियां, शीशन, और पांचवा दे दिया अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय पशुओं में नहीं होता है, अंडाशय मादा में होता है। ये सेम पुरुषों में होता है, नर पुरुष में यही होता है, मादा महिला के अंदर यही होता है। तो नर और मादा के अंदर अपना जो तंत्र होता है वो का वो पशुओं में होता है। बस भगवान ने तरीका सबका सेम ही बना रखा है, ठीक है ना। मादा पशु प्रजनन अंग कौन सा होता, अंडाशय, डिंब वाहिनियां, गर्भाशय। गर्भाशय होगा तो बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है। गर्भाशय का एक आवरण होता है, उसके अंदर फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो गर्भाशय का आकार जैसे जैसे क्या होता है, बड़ा। फिर बच्चा उसमें लात मारता है, धीरे धीरे लात मारता है ना, तो पता चल जाता है कि भाई, कहते हैं ना कि कोई गाय गर्भवती हो गई है, कोई भैंस हो गई, उसकी पहचान क्या है, तो 3-4 महीने बाद उसके पेट में हलचल दिखाई देगी आपको, यानी कि बच्चा हिलता हुआ दिखाई देगा। तो पेट के अंदर थोड़ी धक्कामुक्की होगी, है ना। तो देखो भाई, गर्भाशय, योनि, योनि से ही होगा, ठीक है ना, और योनि द्वार। तो ये तो हो गए मादा पशु के प्रजनन अंग, और ये हो गया था कि नर पशु के प्रजनन अंग। तो नर पशु के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं और मादा पशु के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, छापो, छाप लो जल्दी। हो गया अभी, चलो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो देखो। सबसे पहले हमने कृत्रिम विद्या पढ़ ली। कृत्रिम गर्भाधान की विद्या कौन कौन सी है, गुदा विधि, वेजाइनल
स्पेकुलम है, वेजाइनल विधि है, ये चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद जो वीर्य एकत्रित करने की 3 विधियाँ पढ़ी थी हमने। पहली विधि हो गई मसाज से, दूसरी हो गई झटका विधि और तीसरी हो गई कृत्रिम योनि। मसाज से झटका विधि, कृत्रिम योनि, मसाज से झटका विधि, कृत्रिम योनि, मसाज से झटका विधि और कृत्रिम योनि। ठीक है ना। झटका में भी ध्यान रखना, झटका कितना दिया जाता है, 10 से 15 वोल्ट का। कितना? 10 से 15 वोल्ट का। ठीक है ना। यहाँ पर कृत्रिम योनि होगी, उसका जो तापमान कितना होगा, 35 से 42 तक लगभग होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सारे पशुओं के डाल दिए हैं, पशु का नाम। कृत्रिम योनि का तापमान कितना होना चाहिए, कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और जो नर पशु का जो वीर्य आएगा वो कितने ml आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, बकरा बकरी होता है, बकरा का सबसे कम आता है 1.25 ml, सबसे ज़्यादा आता है सुअर का 250 ml, क्योंकि ये इसका जो मध्यकाल भी होता है 2-3 दिन तक होता है, मध्य चक्र। ठीक है ना, तो आना ही है। घोड़ा होता है उसका 800 ml आता है, कुत्ते का 20 ml, और सांड का 6 ml, और भैंस का 30 ml। भैंसा होता है ना, उसका 3 ml ही आता है, ध्यान रख लेना। इसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया था जिसमें मध्यकाल क्या है, मध्य चक्र कितना होता है, पशु का प्रथम बार प्रजनन कब होता है, पशुओं में जवानी कब चढ़ती है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। ठीक है। हम लोग भी कृत्रिम गर्भाधान या मध्यकाल के दौरान एवं नर मादा पशुओं के लक्षण। लक्षण में हमने 4-5 लक्षण इंपॉर्टेंट, जैसे बार बार रंभाना, योनि द्वार में लस्सेदार पतला चमकीला पदार्थ निकलना, ये भी पढ़ा हमने। योनि के अंदर की सतह गुलाबी दिखाई देनी, हाथ फेरने पर पूंछ ऊंची करना, बार बार पेशाब करना, और एक का एक समय में दूध गिर जाना। दूध गिरना भी इसके लक्षण है। ठीक है। उसके बाद हमने प्रजनन अंग के बारे में पढ़ा था कि प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बात कर लो भाई, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि गाय के ब्याने से 60 से 90 दिन के अंदर गर्भाधारण कर लेना चाहिए। एक गाय होती है, एक गाय का अगर ब्याह जाती है, गाय ब्याने के लगभग 60 से 90 दिन के अंदर उसका गर्भधारण हो जाना चाहिए। अगर 60 से 90 दिन के अंदर उसका गर्भधारण हो जाता है तो उसकी प्रजनन क्षमता है वो बहुत बढ़िया है। आई बात समझ में। उसमें जो हार्मोन्स हैं वो एकदम संतुलित हार्मोन्स हैं। और जे कोई काफ़ी पशुपालक होते हैं कि अब तो गाय ब्याई है, इसको सांडिया के पास मत जाने दो। अरे भाई, अगर गाय को अगर 3 महीने के अंदर वापस आप प्रेग्नेंट करते हो तो उसका 12 महीने का चक्र बराबर रहेगा और दूध क्षमता में बढ़ोतरी होगी, गिरेगा नहीं। अब गाय कभी मध्यकाल में आती है तो पशुपालक उसको छोड़ता नहीं कि हाल तो ब्याई है, 3 महीने को नहीं होया। पर अच्छे पशु के प्रजनन की जो यही पहचान होती है, 60 से 90 दिन के अंदर, 60 से 90 दिन के अंदर। नर पशु का मुख्य प्रजनन अंग इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रखा है, फिर आ सकता है। नर पशु का जो मुख्य जो प्रजनन अंग होता है वो वृषण होता है, और नर पशु का जो मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। जो नर पशु होता है वो उसके प्रजनन का मुख्य हार्मोन होता है। मादा पशु का जो मुख्य प्रजनन अंग होता है अंडाशय या डिंब वाहिनियां होता है। अंडाशय के बिना कोई भी भैंस हो, गाय हो या फिर महिला हो, अंडाशय के बिना कोई गर्भवती नहीं हो सकती है। आई बात समझ में, ध्यान रख लेना। अब हम बात करियो तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अंडाशय या फिर डिंब वाहिनियां। ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसका विशेष रूप से आपके क्या था भाई, मैटर था। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छाप लेना इसको। कहाँ तक ये वाला लिख लिया क्या आपने? ये लिख लिया, कहाँ से लिखना है? ये डायग्राम बना दिया था ना, डायग्राम बना दिया। डायग्राम से पहले ये वाला डायग्राम, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान और मध्यकाल के लक्षण। पशु का बार बार रंभाना, योनि द्वार से लस्सेदार पतला चमकीला पदार्थ निकलना और लटकना और पूंछ पर चिपकना, ये भी नोट करना आपको। कर लिया? योनि के अंदर की सतह का गुलाबी होना, और जो शरीर पर हाथ फेरते हैं तो पूंछ का ऊपर करना, बार बार पेशाब करना, ये भी इसके अंदर आते हैं। तो ये कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये डायग्राम बना रखा है, पूरा डायग्राम बना लेना। और डायग्राम के बाद ये 2-3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो डायग्राम के अंदर ये पॉइंट लिख लिया आपने। शीर्षण तक का लिखा, योनि द्वार का लिखा,
योनि द्वार के बाद प्रजनन अंग कंप्लीट हो गए, नर पशु के प्रजनन और मादा पशु के प्रजनन अंग। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेना। गाय ब्याने के 60 से 90 दिन के अंदर गर्भधारण होना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज अपना जो है वो प्रजनन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100% एक सवाल देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया टॉपिक डाल रखा है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। आप भी साथ में नोट्स बना लेना और अच्छे से नोट्स बनाना। और थाने लोगों ने अगर मारो वीडियो पसंद आयो रहे, कंटेंट थाने अच्छो लागो रहे, पढ़ाना और तरीको थाने सही लागो रहे, तो नीचे कमेंट करना जरूर, और कोई मोटिवेट कमेंट करना, ताकि मुझे आप लोगों के लिए काम करने के लिए एक नई ऊर्जा मिले। तो बढ़िया मस्त वाला कमेंट करना, आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और क्लास के अंदर। धन्यवाद।